हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम है एक बार फिर से आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बातें करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि सीडीएस के अंदर क्या कुछ एलिजिबिलिटी आपकी रहती है, 2023 के अंदर सिनेरियो क्या रहेगा और किस तरीके से चीजों को हम लेकर के चलेंगे। आज हम बातें करेंगे इसके अंदर आपके एज लिमिट की। आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, मेडिकल की टर्म्स क्या क्या रहती है, किन मेडिकल टर्म्स को के अंदर आपको डिस्क्वालीफाई ठहरा दिया जाता है। आज हम उन सभी के बारे में बातें करने वाले हैं। एक एक करके हम सभी बातों को देखने का काम करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत काम की चीजें आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिएगा, सबसे पहले कि हम किन किन चीजों के ऊपर बात करेंगे, यानी कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो सारी चीजें आप देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एज लिमिट की। एज लिमिट क्या कुछ रहेगा, इसके बाद कहता है कि आपकी नेशनैलिटी यानी कि जो सिटीजनशिप है वो कहाँ की होनी चाहिए, इंडिया की। आप बाहर से अगर कोई कैंडिडेट है तो क्या वो भी इस एग्जाम को दे सकता है या नहीं दे सकता, क्वालिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, वो भी हम देखने का काम करेंगे। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहनी चाहिए, यानी कि कब आप फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हो और उसके बाद कब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओके। इसके बाद कहता है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या कुछ रहेगा और आपकी मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगी। इन सभी के बारे में आज हम एक एक करके बातें करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपकी सीडीएस के अंदर एज लिमिट क्या रहेगी। देखो, एज लिमिट हमारा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप कहां पे जाना चाहते हो, इनमें से कौन सी फील्ड को चूज करते हो। इसके अंदर बोला है कि अगर आप नेवल एकेडमी के अंदर जाना चाहते हो तो आपकी एज 19 से लेकर के 22 तक होनी चाहिए, यानी कि 19 टू 20। ठीक है, यानी कि 22 के अप्रोक्स आपकी होनी चाहिए, 19 टू। अब कहता है कि अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं फिर आप 19 से लेकर के 23 तक, यानी कि 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 23 से नीचे हो। क्लियर है, तब आप एयरफोर्स के लिए भी एलिजिबल हो। आप मिलिट्री एकेडमी के अंदर अगर जाना चाहते हो तो आप 24 तक भी एलिजिबल हो, अगर आपकी एज 24 से बिलो है। ठीक है, तब आप एलिजिबल हो, 24 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनके बाद आता है जैसे कि ओटीए का आ गया। ओटीए जो मैंने बताया था मेल के लिए, ओटीए की यहाँ पे फीमेल के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पे एज आपकी 25 मेंशन कर दी जाती है, 19 से लेकर के 25 तक। तो ये हमने देखा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं आपकी एज कितनी है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपकी एज इनमें से किस क्राइटेरिया के अंदर आती है। अब सवाल यह है कि सर मेरी उम्र यहाँ पे 23 है, तो क्या मैं यहाँ पे एलिजिबल हूं? तो बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल हो, यानी कि 25 से बिलो अगर आप है तो आप सीडीएस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बस उसके अंदर आपको दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत यही आएगी कि आप नेवल एकेडमी के अंदर नहीं जा सकते, आप एयरफोर्स के अंदर नहीं जाते, आपके लिए सिर्फ मिलिट्री एकेडमी और ओटीए का ऑप्शन ही यहाँ पे बच जाता है अगर आप 25 से बिलो है। अगर आप 24 से बिलो है तो आपके लिए मिलिट्री एकेडमी का भी ऑप्शन आपके लिए एलिजिबल रहेगा। आप 23 से बिलो है तो आपको एयरफोर्स एकेडमी का भी ऑप्शन बिलो रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 22 से नीचे हैं तो आपके लिए नेवल एकेडमी का भी ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपकी एज ऊपर जा रही है आपके ऑप्शन समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने देखा कि एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या कुछ रहेगा, कब आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और कब आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलिएगा। इसके बाद कहता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो, ये कहता है अगर आपको जाना है मिलिट्री एकेडमी या फिर ओटीए के अंदर अगर आपको जाना है, जिसकी एज मैंने अभी बताई 24-25, अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हो तो कहता है आपको सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी स्टेट से हो सकती है, सेंटर की कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, जहां से भी हो। ठीक है, बस आपको क्या चाहिए, एक ग्रेजुएशन की डिग्री। कुछ इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है, टेक्निकल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या किस प्रकार से, वो चीजें इसके अंदर मेंशन नहीं की गई। इसने कहा कि अगर आप जाना चाहते हो नेवल एकेडमी के अंदर फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी
इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, आगे देखो, कहता है अगर आप एयरफोर्स के अंदर जाना चाहते हैं तो कम से कम आपकी +2 नॉन मेडिकल से हुई हो, जिसके अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों, ठीक है, और आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग की डिग्री हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? तो ये आपका इस तरीके से रहेगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपके टेक्निकल के अंदर आ जाते हैं, और मिलिट्री एकेडमी का, ओटीए का आपके पास में ऐसा ऑप्शन है, आप बीए, बीएससी, बीकॉम या कहीं से भी आपने कोई भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे देखो, इसके बाद कहता है कि एलिजिबिलिटी, इसके अंदर सिटीजनशिप क्या है आपकी, नेशनैलिटी क्या है, इसके अंदर आपका मेन रोल जो रहता है वो हम देखने का काम कर लेते हैं। ये सिंपल सिंपल चीजें बताई गई है कि आप इंडिया से हो सकते हो, आप नेपाल से हो सकते हो, आप भूटान से हो सकते हो, या फिर 1962 के अंदर जो रिफ्यूजी एक वर्ड दिया गया है आप उनके अंदर से हो सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो इंडियन ओरिजिन हो सकता है। ओरिजिन कहां से, ये बातें बताई गई है कि वो यहां से भी क्या है आपका हो सकता है। ये सारी चीजें आपकी सिटीजनशिप के अंदर बताई हुई है। आगे चलते हैं, इसके बाद आता आपका फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, कि जो बच्चे मोस्टली बाहर हो जाते हैं वो किस वजह से हो जाते हैं वो हम देखने का काम यहाँ पे करते हैं। तो इसने कुछ डिफेक्ट्स बताए हैं कैंडिडेट के अंदर, आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि जिसके अंदर आपको मेडिकल के अंदर बाहर कर दिया जाता है। सीडीएस के अंदर कहता है कि ईयर वैक्स, कानों के अंदर जो वैक्स जम जाता है उसकी वजह से भी आपको क्या बाहर कर दिया जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। फिर कहता है कि डेविएटेड नेजल सेप्टम, देखो हमारी ये नोज है, नोज के अंदर नेजल सेप्टम है, और आप लोगों ने सुना होगा कई बार कहते हैं कि आपकी जो नोज है और अंदर का जो सेप्टम है वो टेढ़ा है, ठीक है, टेढ़ा होने की वजह से यहां पे आपको दिक्कत होती है और आपको नोज का पॉइंट बना दिया जाता है, ठीक है, तो यहां पे ये रहेगा। फिर आता है हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल का मतलब क्या है, जो मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं उनके अंदर पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से यहां पे समस्या होती है हाइड्रोसिल की, यानी कि टेस्टिस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है इनकी वजह से, ये आपको समस्या यहां पे हो सकती है। फिर कहता है कि कंडीशन ऑफ ओवरवेट या अंडरवेट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए आदमी अंडरवेट हो, बिल्कुल मेरे जैसा दुबला सुकला सा पतला सा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं हो कि एक आदमी फैलता जा रहा है और यही नहीं पता भाई फैलना कहां कहां से है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां पे इंसान ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए और अंडरवेट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन आपकी यहां पे हो सकती है। फिर कहता है कि अंडर साइज चेस्ट, आप लोगों ने कभी आर्मी का या फिर पुलिस का कभी भी आप लोगों ने फिजिकल दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा आपकी चेस्ट को मापने का काम किया जाता है एक्सपेंड करके, ठीक है, और रिलैक्स करवा के, ओके, तो आपकी चेस्ट को मापने का काम यहाँ पे किया जाता है। पाइल्स वगैरह की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बैठने में बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है, दिक्कत है, ओके। उसके बाद में कहता है टॉन्सिल्स, ठीक है, गले में हो जाते हैं, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम आप लोगों को पता होगी, ठीक है, टॉन्सिल्स वगैरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है गायनोस्मेस्टेशिया, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेल है, मेल की जो यहाँ पे चेस्ट है वो ब्रेस्ट के अंदर तब्दील हो जाती है, यानी कि जैसे कि थोड़ी सी हैवी साइज इसके अंदर क्या आ जाता है, ये टीनेजर या फिर थोड़े से ओल्ड एज के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है, यंगस्टर के अंदर ये आपको देखने के लिए नहीं मिलती। अगर ऐसा होता है तो ये एक प्रकार की डिजीज यहां पे मानी जाती है, ठीक है। फिर आता है वेरिसेकल्स, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि नर्व्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, ज्यादा होने की वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन आपका वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, यानी कि अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपके टेस्टिस के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि यहां पे ब्लड आपका जमने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना यहां पे करना पड़ सकता है, ठीक है, ये आपका इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद इसने कहा कि आपकी हाइट और वेट किसके अकॉर्डिंग है, ये आप लोगों की यहाँ पे एज बताई गई है, अगर आप इस एज के अंदर है तो आपके अंदर कितना वेट होना चाहिए, आप इस एज के अंदर है वेट कितना होना चाहिए, इस एज के अंदर है वेट कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि आपकी हाइट दी गई है और साथ में आपकी यहाँ पे वेट आपका बताया हुआ है।
ठीक है, तो इस पूरे के पूरे चार्ट को आप बहुत अच्छे से देख लेना और अपनी एज देख लेना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कितने सेंटीमीटर के हो ये चीजें देख लेना, और आगे वेट यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, तो ये चीजें हमारी रहती है। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हमें इतना ही रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई बात आपको नहीं समझ में आई है, या कोई सवाल है आपका, किसी तरीके का सवाल आप पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है, तो भी आप बड़े आराम से क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए हमारी तरफ से वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। इस क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, राधे राधे।